स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 है ये, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो देखते हैं कुछ विशेष फीचर वगैरह हमारे संविधान के। मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। The directive principles are the guideline to be followed by the government in the governance of the country. डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? ये मार्गदर्शक है। इसको क्या करना पड़ेगा? अनुसरण करना पड़ेगा किसी भी सरकार को जो सरकार चलाना चाहती है देश के अंदर। Part 4 of the Constitution has the directive principle of state policy under Articles 36 to 51. तो जो पार्ट 4 है संविधान का, उसमें डीपीएसपी दिया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, है ना। आर्टिकल 36 से 51 तक दिया हुआ है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर लॉज ऑफ द कंट्री। जो कानून है ना, उसके लिए सब्सटीट्यूट नहीं कि उस कानून की जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाए। दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए कहा गया है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू मेक देम इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग लॉज। सरकार जब जब कानून बनाना चाहेगी तो उसको इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल्स कंटेन लॉफ्टी आइडियाज, यानी कि बुलंद और ऊंचे विचार है इसमें। डीप ह्यूमन थॉट है, एकदम गहरा इंसानी विचार है। और इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा क्या है? बिलीफ है, भरोसा, नॉलेज, ज्ञान है। दिस प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी और संविधान में आपको ये सिद्धांत नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया के संविधान में, एक्सेप्ट दोज ऑफ इंडिया एंड आयरलैंड। सिर्फ दो ही जगह पे मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडिया में और आयरलैंड में आपको डीपीएसपी मिलेगा। तो डीपीएसपी है क्या? तो मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में ये स्थापित करता है स्टेट को, ठीक है। इसको निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सोर्सेज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये स्रोत कहाँ से है, कहाँ से लिया गया? एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फ्रेमर वेयर इंस्पायर्ड बाय 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज। जब संविधान बनाया जा रहा था, उसको फ्रेम किया जा रहा था, रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो जो बनाने वाले थे वो प्रेरित थे 5 जो है मुख्य सोर्सेज से। The Constitution of the Irish Republic, which contained the principle of social policy for the guidance of legislator. तो संविधान जो आयरिश गणतंत्र का था, उसके अंदर सिद्धांत थे सामाजिक पॉलिसी, सामाजिक नीति के, जो कि एक गाइडेंस था, मार्गदर्शक था, किसके लिए? लेजिस्लेटर के लिए, यानी जो कानून बनाता है उसके लिए। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। इसके अलावा डिक्लेरेशन था राइट्स ऑफ मैन, इंसान का और जो है नागरिक का, क्रांतिकारी फ्रांस, उससे लिया गया इसको। ये दूसरा था जिससे वो प्रेरित थे। तीसरा, आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, जो विचार थे महात्मा गांधी के। फैक्ट दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आल्सो कंटेन गांधीयन प्रिंसिपल इज सफिशिएंट प्रूफ दैट आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी हैड इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो डीपीएसपी है उसमें जो है कि गांधी जी के भी कुछ सिद्धांत हैं, तो वो इस बात का सबूत है कि महात्मा गांधी ने काफी हद तक प्रेरित किया किसको? जो संविधान के फ्रेमर हैं वो प्रेरित हुए गांधी जी से। द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट फ्रेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन, ये चार्टर जो है ह्यूमन राइट का, वो कहाँ से मिला इनको? यूनाइटेड नेशन से, इससे ये प्रेरित है। पांचवी चीज ये है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट was adopted by United Nations when the Constituent Assembly was deliberating over the Indian Constitution. ठीक है, जब अधिकारहीन था, डिलिबरेट कर रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट का, ये अपनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, बाय यूनाइटेड नेशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा डिलिबरेट कर रही थी, ठीक है, विवेचना कर रही थी, सॉरी, ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विवेचना कर रही थी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी कि हिंदुस्तानी संविधान पर। इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का? तो लाइक इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी। शॉर्टकट में बोल देते हैं, जैसा कि अपना बुनियादी अधिकार थे, उसी तरीके से अलग अलग लोगों के विचार हैं
कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका डीपीएसपी। द मेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो लोगों की राय है उसमें सबसे मेन डिफरेंस है वो सराउंड करता है देयर नॉन जस्टिसएबल नेचर। पहली चीज तो ये कि ये जस्टिसएबल नहीं, जस्टिसएबल का मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट है जस्टिसएबल, यानी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट तुम्हारा इन्फ्रिंज कर रहा है तो तुम कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटा सकते हो, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकते हो डीपीएसपी के लिए। दैट इज टू से सिटीजन कैन मूव कोर्ट टू गेट देयर राइट, अपना अधिकार के लिए सिटीजन नागरिक कोर्ट जा सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसएबल, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये जस्टिसएबल नहीं है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, इन हदों के बाद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। दिस इंपॉर्टेंस स्टेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये कहां से पता चलता है, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ अ प्लेज। प्लेज का मतलब होता है संकल्प है, प्रतिज्ञा है। तो डीपीएसपी क्या है, एक प्राकृतिक रूप से एक प्रतिज्ञा है मेड बाय फ्रेमर्स, जिन्होंने इस कानून को, इसको बनाया संविधान को, वो है ना फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये प्रतिज्ञा है। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये क्या प्रोवाइड कराया इन्होंने, एक फ्रेमवर्क, एक राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक प्रोग्राम, किसके लिए, इस सब का जो है रूपरेखा बना के तैयार किया, किसके लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए, राज्य नहीं मतलब पूरे देश के लिए कहोगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिव गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट टू मेक लॉज एंड ड्राफ्ट देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल विच समराइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी क्या करता है, मार्गदर्शन करता है सरकार का कि वो कानून बनाए और मसौदा तैयार करे नीतियों का, इस तरीके से जैसा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में यानी बुनियादी सिद्धांतों में है, जो पूरे सारांश है, जो सारांश है पूरे उद्देश्य का, जो उद्देश्य है हमारे संविधान के, संविधान का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से वो बनाए कानून। दे प्रोवाइड एन एलिमेंट ऑफ परमानेंस इन अ डेमोक्रेसी, और ये क्या करता है, एक स्थिरता, है ना, एक स्थिरता का तत्व प्रोवाइड करता है लोकतंत्र के अंदर। दे प्रोवाइड अ मेजर टू जज गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, और ये एक पैमाना भी है कि आप इससे जो है ना जज कर सकते हो, मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट जैसा सरकार किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कितना काम कर रही है, कितना अच्छा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मूव टूवर्ड द गोल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है, वो दिशा निर्देश करता है सरकार का कि वो मूव करे किसकी तरफ, गोल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है लोक हितकारी राज्य की तरफ। दे रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रेम्बल, और ये जो है ना रिफ्लेक्ट करता है आइडिया, कैसा विचार, जस्टिस न्याय का, आजादी का, समानता का, भाईचारे का, जो कि मेंशन है प्रियम्बल में। दे एनलाइटन एंड एजुकेट द पीपल ऑफ व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियन whom they vote to power। अब इसमें जो है आपको सूचित किया जाता है और आपको शिक्षित किया जाता है, लोगों की बात कर रहा है, लोगों को शिक्षित किया जाता है कि वो क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने राजनेता के से जिसको वो वोट दे रहे हैं। दे प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ सिटीजन। अब इसमें दिशा निर्देश है कोर्ट के लिए भी, है ना, प्रोवाइड करता है डायरेक्शन कोर्ट के लिए भी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ गार्डिंग की किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी जो लोगों के अधिकार है नागरिकों के उसके प्रति। सिंस पब्लिक ओपिनियन बैक्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब देखो ये जो लोगों का ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, ये राय जो है कि बैक करती है, मतलब सपोर्ट करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। तो द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इज क्लियरली लेड आउट बिफोर द गवर्नमेंट। तो ये जो गोल है ना एस्टेब्लिश करने का सामाजिक और आर्थिक ऑर्डर, वो क्लियरली जो है कि सरकार के सामने रख दिया जाता है इसकी वजह इससे। नेक्स्ट है आपका द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 provides that if a law is made to give effect to any directive principle, it will not be declared unconstitutional even if it takes away any of the right under article 14, 19 and 31। देखो अब देखो 42वां जो संशोधन हुआ 1976 में, वो ये कहता है कि अगर कोई कानून बनाया गया
ताकि टू गिव इफेक्ट, है ना, प्रभावित किया जाए किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। ये जो सिद्धांत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनको ये लिए अगर कोई कानून इनको प्रभाव में लाने के लिए बनाया गया, उसको असंवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा, इवन इफ अगर वो अधिकार छीन लेता है जो अधिकार मिले हैं अंडर आर्टिकल 14 1931 में, तब भी टेक्स अवे। दिस प्रोविजन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब तुमको समझ में आ रहा है, ये बुनियादी है, ये जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है ना, कि इसके लिए भी है कि मतलब ये ऊपर रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखो क्यों, अब ये आगे रीजन पढ़ोगे समझ में आएगा। ये प्रावधान, दिस प्रोविजन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये प्रावधान जो है बहुत मुख्य है किसके लिए, लागू होने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। हाँ भाई, आप आर्टिकल 14 1931 को इन्फ्रिंज कर दे रहे हो और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं हो रहा। इट ऑल्सो मेक्स क्लियर that in case of any conflict between DPSP and fundamental right the former shall prevail। फॉर्मर मतलब पहले वाला, कोई क्लैश हो गया, दो कानून बने, एक डीपीएसपी वाला एक फंडामेंटल राइट वाला इन्फ्रिंज हो रहा है, तो डीपीएसपी प्रिवेल करेगा, ठीक है, यानी डीपीएसपी ऊपर रहेगा। दिस इज बिकॉज, रीजन इज गिवन हियर, ऐसा इसलिए है because the welfare of the people as a whole is of paramount importance over that of individual। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पैरामाउंट यानी परम क्या है, इंपॉर्टेंस पूरे के पूरे देश का, वेलफेयर ऑफ पीपल पूरे लोगों का, एज अ होल यानी सबका पहले देखना है, एक इंडिविजुअल का बाद में देखना है। तो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल्स के लिए है, और जबकि ये डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी है, तो इसलिए ये प्रिवेल करेगी। देखो यहाँ पे रीजन भी दे दिया कि एक इंडिविजुअल से बढ़ के कौन है, पूरे लोगों का उद्धार बढ़ के है। However, the DPSP directive principle are not enforceable by any court of law in country। ये तो पहले भी पढ़ा कि इसके लिए हम अदालत नहीं जा सकते। This in effect means that the citizen cannot move the court of law government fails to if the government fails to implement these directives। कि अगर सरकार फेल हो जाती है अगर इन डायरेक्टिव्स को लागू करने में, तो वो सरकार के खिलाफ कोई भी नागरिक कोर्ट को नहीं जा सकता, अदालत का दरवाजा खटखटा नहीं सकता। बट ऑन मोरल ग्राउंड्स बोथ द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज डायरेक्टिव्स। तो लेकिन जो है नैतिकता की बुनियाद पे सरकार और अदालत दोनों को क्या करना होगा, इसको संज्ञान में लेना होगा, ध्यान में रखना होगा तुरंत। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट हमने पढ़ा था ना, इससे पहले भी ये वर्ड आया था, लोकहितकारी राज्य। A welfare state is a state which seeks to ensure the maximum happiness of maximum number of people living within its territory। तो ये जो एक स्टेट है, लोकहितकारी राज्य है, ये एक ऐसा राज्य है जो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दी जा सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को जो कि उसके क्षेत्र में आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। तो जो संविधान है हिंदुस्तान का, वो क्या करता है, वो स्टेब्लिश करता है इंडिया को कैसा, एक वेलफेयर स्टेट की तरह, लोक हितकारी राज्य की तरह। ऑल्दो द वर्ड वेलफेयर स्टेट आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं संविधान में ये शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है वेलफेयर स्टेट, लेकिन फिर भी ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट आर क्लियरली पॉइंटेड आउट इन द डीपीएसपी। डीपीएसपी में इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ तौर पे वेलफेयर स्टेट का, लोक हितकारी राज्य का जो भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए वो लिखा हुआ है किसके अंदर, डीपीएसपी में। वर्ड नहीं इस्तेमाल है वेलफेयर स्टेट, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है। These directives emphasize that the goal of the Indian polity is welfare state, where the state has a positive duty to ensure to its citizen social and economic justice and dignity to the individuals। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं उस उद्देश्य पे जो हिंदुस्तानी राजनीति की है, कि ये कैसा बने, एक लोक हितकारी राज्य बने, जहां पे राज्य का ये पॉजिटिव ड्यूटी है कि वो पक्का करे अपने नागरिकों को कि उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले और आत्मसम्मान मिले हर एक व्यक्ति को। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव ओवर द पास्ट 6 decades
taken steps to implement directive principles which aim at establishing social and economic democracy, the basic goal of a welfare state. दोनों यूनियन मतलब हो गया केंद्र सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। केंद्र सरकार जैसे कि हमारा दिल्ली में है, और स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में आप रहते हो, मतलब उत्तराखंड की गवर्नमेंट हुई, राजस्थान का हुआ, चाहे आपका कहीं का भी हुआ, किसी भी स्टेट का, महाराष्ट्र का हुआ, यूपी का हुआ, तो वो बिहार का। तो ओवर पास्ट 6 डिकेड्स मतलब 60 सालों से इसने कदम बढ़ाए हैं, है ना, कुछ जरूरी कदम उठाए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाया जाए। और जो बुनियादी उद्देश्य है वो क्या है, वो एक वेलफेयर स्टेट का है। वेलफेयर स्टेट का मतलब लोक हितकारी राज्य बनाने का। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट। क्या फर्क है इन दोनों में? तो देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 4 में मेंशन है डीपीएसपी, वेयर एज फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में मेंशन है। ये जस्टिफिएबल नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में पढ़ दे रहे हैं। ये डीपीएसपी ना जस्टिफिएबल नहीं है, यानी आप अदालत नहीं जा सकते इसके लिए, जबकि फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल है। आप प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो जब कभी भी आपका इन्फ्रिंज किया जाएगा फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है, ताकि जो है कुछ विशेषाधिकार दिया जाए अपने नागरिकों को। और फंडामेंटल राइट ये विशेषाधिकार है एग्जिस्टेंस में फॉर द सिटीजन पहले ही से, ताकि लोग उसको एंजॉय करें। जो डीपीएसपी है मेयर डायरेक्शन है, बस एक महज क्या है, दिशा निर्देश है स्टेट के लिए कि कुछ उद्देश्य उसको पूरे करने हैं, सर्टेन सेट ऑब्जेक्टिव्स, है ना, अटेन करना है, पाना है। बल्कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, है ना, रोक है किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, किसी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, है ना, किसी के अधिकारों का हनन, इन्फ्रिंज मतलब होता है हनन करना। These aim to establish a welfare state. डीपीएसपी क्यों है? ताकि स्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए एक वेलफेयर स्टेट, लोक हितकारी राज्य। फंडामेंटल राइट ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाने के लिए है, राजनीतिक लोकतंत्र बने। डीपीएसपी का जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है और डील करता है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट से, बहुत बड़े विषय से ज्यादा इंक्लूड करता है इसमें इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और जबकि फंडामेंटल राइट जो है ना कि इंडिविजुअल के अधिकार तक लिमिटेड है, सीमित है। सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करें तो यानी कि सामाजिक समानता और न्याय, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो संघ कह रहा हूँ, ये केंद्र और राज्य सरकार है, ये जो है कदम उठाते हैं ताकि लागू किया जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Right to Education Act has been made it mandatory for every child between ages of 6 to 14 to be provided free education in all government and government aided school. तो यहाँ पे जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, इसको अनिवार्य कर दिया गया हर एक बच्चे के लिए जिसकी उम्र 6 से 14 साल है, कि उसको फ्री में बिल्कुल शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी सारे सरकारी स्कूलों में, और उन स्कूलों में जो कि मतलब जो गवर्नमेंट के दान से चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट से। द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर ऑल प्राइवेट स्कूल, और यहाँ पे जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये भी कहता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं टू रिजर्व 25% ऑफ सीट, 25% सीट होनी चाहिए फॉर द चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है समाज का, उसके लिए 25% सीट होनी चाहिए एज द पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान। तो यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान है ना, उसके तहत क्या करना है, जो निजी स्कूल है उनको भी 25% रिजर्वेशन देना है, ऐसे बच्चों को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर घर से आते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब विशेष तरह का जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, किसको? जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे क्या है, कमजोर है ना, कमजोर वर्ग से आते हैं, ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो गरीब हो। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कॉलरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? छात्र
वृत्ति कहते हैं ना। देयर इज अ सिस्टम, एक व्यवस्था है ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण की, ऑफ सीट्स इन जॉब्स, जॉब्स में भी उनको क्या दिया जाएगा, सीट्स दी जाएगी, जगह दी जाएगी। एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और शैक्षिक संस्थानों में भी, किसको, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को। अनटचेबिलिटी हैज बीन मेड एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। अब ये जो छुआछूत है ना, इसको क्या बना दिया गया है, एक जुर्म बना दिया गया है, और इसके लिए ये दंडनीय अपराध भी हो गया है। In order to provide justice to economically weaker section, EWS, from the upper caste, the central government has provided 10% reservation for them in government jobs and in higher education. अब न्याय करने के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने 10% उनका रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट जॉब में और उच्च शिक्षा में, है ना, हायर एजुकेशन में। This provision was introduced by Constitution in 103rd Amendment, 103वां जो संशोधन हुआ था उसमें इस प्रावधान को डाला गया, और ये कब हुआ, जनवरी 2019 में। The amendment aims to fulfill the commitment of the DPSP under Article 46 to promote the educational and economic interest of the weaker section of society. ये जो संशोधन हुआ था, इसका उद्देश्य ये था कि जो कमिटमेंट है डीपीएसपी का, उसको जो है कि प्रमोट किया जाए, जो आर्टिकल 46 में है, कि क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा एजुकेशनल यानी शैक्षिक और आर्थिक जो हित है, इंटरेस्ट मतलब हित, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कमजोर वर्ग के जो है सोसाइटी का, उसका, तो उसका जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसा, शैक्षिक और आर्थिक, उसको ये बढ़ावा देंगे। और ये बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, द बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट आर गिवन टू, किसको ये बेनिफिट दिया जाएगा, पीपल हु हैव एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम सालाना आय हो, पीपल हु ओन लेस देन 5 एकड़ ऑफ फार्मलैंड, 5 एकड़ से कम जिनका फार्मलैंड है यानी कि खेती बाड़ी वाली जमीन, और या फिर पीपल हु हैव लेसर देन 1000 स्क्वायर फीट इन अ टाउन, 1000 स्क्वायर फीट से कम जगह हो टाउन में, या फिर 100 स्क्वायर यार्ड का हो वो नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में। तो ऐसा घर जो 1000 स्क्वायर फीट से कम का हो, यानी कि एक बिस्सा से भी बहुत कम आ गया ना, तो 1000 स्क्वायर फीट से छोटे घर में रहते हो, तो ऐसे लोगों को वो एंटाइटल्ड हैं, मतलब वो हकदार हैं इसके, उनको ये दिया जाएगा। बात करें आर्थिक हित वेलफेयर की, the government has abolished the zamindari system and introduced the land reform program to do away with the old feudal socio-economic structure of rural India. अब ये सरकार ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया जमींदारी सिस्टम को, और इंट्रोड्यूस करवा दिया है क्या चीज, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, यानी कि जमीन में जो है कि वो जमीन का वो बदलाव करवाया, सुधार करवाया प्रोग्राम में, ताकि क्या किया जाए, पुराना जो फ्यूडल इकोसिस्टम है उसको हटाया जाए, जो कि रूरल इंडिया यानी कि अपना जो रूरल इंडिया कह सकते हो, जो गांव वाला इंडिया है, उस वो उसको बदला जाए। राइट टू फेयर कंपनसेशन, अब यहाँ पे क्या है, अधिकार है कि आपको सही जो है वो कंपनसेशन मिलेगा, और ट्रांसपेरेंसी रहेगा, मतलब पारदर्शिता रहेगी इन लैंड एक्विजिशन, जब भी जमीन जो है ली जाएगी। रिहेबिलिएशन में या फिर रीसेटलमेंट बिल की बात करा 2013 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन सितंबर 2013। अब यहाँ पे देखो, राइट टू फेयर कंपनसेशन, यानी कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, अधिकार है कि एक सही कंपनसेशन आपको मिले, मतलब ये नहीं कि जो मन किया थमा के सरकार चली गई, ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहेगी, लैंड एक्विजिशन में कितनी जमीन वो सरकार आपसे ले रही है। बात करें रिहेबिलिएशन की, मतलब पुनर्वास हो या फिर रीसेटलमेंट हो, दोबारा से सेटलमेंट करवाना हो, वो जो बिल है ये सब 2013 में पास किया गया था संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के, अरे संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, सितंबर 2013 में। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1 2014। अब ये कब से जो है कि आ गया वजूद में, 1 जनवरी 2014 से। इस एक्ट का एम क्या है, तो एक्ट एम्स टू एस्टेब्लिश द लॉ ऑन land acquisition as well as on rehabilitation and resettlement of those directly affected by the land acquisition in India। अब देखो इसका मतलब समझो, लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है कि सरकार जमीनें लेती है ना भाई, रोड वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह लगानी है, रेलवे वगैरह बिछाना है, तो जमीनें ली जाती हैं, जैसे कि
तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि इसमें आपको जो है कि पुनर्वास करवाया जाएगा और यहाँ पे आपको सही से सेटलमेंट करवाया जाएगा और फेयर कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो इसकी सुरक्षा प्रोवाइड करता है ये कानून। The act provide for fair compensation to those whose land is taken away। सुना होगा ना, 3 गुना 4 गुना जो है कि मुआवजा देती है सरकार जिसकी जमीन आ जा रही है, रेलवे में आ जा रही है या कोई जो है सरकारी फैक्ट्री वगैरह में आ जा रही है। तो ये कानून कहता है कि उनको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, मतलब जो डिमांड है उस तरह का कुछ अच्छा उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सरकारी रेट से 3 गुना 4 गुना उनको पैसा मिलता है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड टू सेट अप फैक्ट्रीज और बिल्डिंग। कोई फैक्ट्री या बिल्डिंग बनाने के लिए अगर जमीन का अधिग्रहण, इसको कहा जाता है एक्विजिशन, हो रहा है तो रोड चौड़ा होता है तो देखा होगा ना कि कई बार किसान आंदोलन भी करते हैं तो उनको कई जगह अलग जगह पे जमीन या तो दी जाती है या फिर पैसे दिए जाते हैं, वो मुआवजा दिया जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चल रहा है वही रोड वगैरह बिल्डिंग वगैरह का, तो एश्योर किया जाता है कि रिहेबिलिएशन हो दोज अफेक्टेड। अब भाई जिनका सड़क के किनारे घर आ रहा था तो उनको रिहेबिलिएट किया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनको कहीं और बसाया जाएगा सरकार के द्वारा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक्ट यही प्रोवाइड करता है आर्थिक रूप से सबका हित। द एक्ट हैज रिप्लेस्ड द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। 1894 में ये जो भूमि अधिग्रहण कानून था, इसको ये रिप्लेस करता है। ये 2014 वाला जो 13 में पास हुआ था सितंबर में। A nearly 12-year old law enacted during British rule। अरे सॉरी 120 120 साल पुराना कानून जो कि ब्रिटिश राज में बना था, तो ये उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसकी जगह लेता है ये वाला कानून। Nationalization of banks, insurance companies and some key industries have been done to ensure that the ownership of material resource of community are so distributed as to obtain best service of common good। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह का और कुछ ऐसे जो है इंडस्ट्रीज वगैरह का, ये सब किया गया है ताकि पक्का किया जाए कि जो इसका ओनरशिप है यानी मालिकाना हक है मटेरियल रिसोर्स का समुदाय के लिए, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि बेहतरीन सेवा मिलेगी हर किसी को, है ना, बेहतरीन सेवा मिलेगी हर किसी को, मतलब मोनोपोली नहीं होगा। मतलब समझो राष्ट्रीयकरण करने का इन सब का क्या मतलब है, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो सरकार प्राइवेट के हाथों में पूर्ण रूप से नहीं दे सकती है, जिससे कि क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ जो जिंदगी है, नॉर्मल जो आर्थिक व्यवस्था है लोगों की, वो गड़बड़ा जाएगी। जैसे पानी किसी के हाथ में दे दे, आज ही देख लो पानी पीने वालों के लिए 600 रुपया 20 रुपया 25 रुपया रोज पर बोतल पानी पी रहे हैं लोग, तो कैसा हो गया है ना। यही चीज अगर सरकार देती तो कितना बेहतर होता। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि सरकार पूर्ण रूप से नहीं दे सकती, रिसोर्सेज वगैरह कि उनके काबू में रहें। इससे क्या होगा ना कि इससे सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, इस पे हमेशा सरकार की नजर रहेगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्ट पेमेंट टू वर्कर एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, द पेमेंट ऑफ वेजेस इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट which has enacted legislation to the effect that the payment be made according to the minimum wages act 1948 as amended from time to time। अब देखो हर किसी काम करने वाले मजदूर को बराबर का पेमेंट मिले बराबर के काम के लिए, तो ऐसे में कानून बना हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, और इसको समय के साथ संशोधित भी किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये गवर्नमेंट देखती है कि भाई कितना पेमेंट देना है। ऐसा नहीं किसी ने किसी से मजदूरी करवा ली, दिन भर मजदूरी करवाई है, कहीं 150 रुपया देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होना है। मतलब मिनिमम उसको 300 की कितना है, मतलब उतना उसको मिलना चाहिए, 250 से अबव है एक दिन की मजदूरी। और ये जगह जगह के साथ डिफर भी करती है। महाराष्ट्र में बिहार से मजदूर इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां ज्यादा कीमत मिलती है, बेंगलोर में और ज्यादा कीमत मिलती है। तो ये ऐसे ऐसे जगह हैं, तो इसको अमेंड भी किया जाता है, यानी कि इससे कम मजदूरी किसी का काम करवाने के बदले नहीं दिया जा सकता, और इसके लिए वो स्यू भी कर सकता है आपको। आयुष्मान भारत योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड इन 2018। अभी देखो आयुष्मान भारत योजना है, ये केंद्र सरकार ने चलाया था, प्रायोजक किया था। ये स्वास्थ्य स्कीम है, स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य योजना है जो लॉन्च की गई थी 2018 में। इट इज अलग है, इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ 2 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव। अब ये छाता है दो अलग अलग दो बड़े
हेल्थ इनिशिएटिव यानी कि जो कह सकते हो कि स्वास्थ्य में जो पहल किए गए, नेमली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये दो का। द स्कीम विल कवर 10 करोड़ पुअर पीपल एंड वल्नरेबल फैमिलीज। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? असुरक्षित। तो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये कवर करेगी 10 करोड़ गरीब लोगों को और उन लोगों को जो असुरक्षित परिवार हैं। प्रोवाइडिंग कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा हर एक परिवार को पर ईयर, हर साल, फॉर सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी एंड टर्चरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है तुम्हारा माध्यमिक, ठीक है, और सेकेंडरी के बाद टर्चरी यानी कि अतिरिक्त कह सकते हो उसको आप, माध्यमिक की जगह, माध्यमिक तो शिक्षा में, टर्चरी का मतलब होता है कोई जो है थर्ड, मतलब इसके अलावा, है ना, जो हॉस्पिटल केयर है उसमें कितना मिलेगा, 5 लाख रुपीस का कवरेज मिलेगा हर एक फैमिली को। मतलब दे यार आसानी से समझो कि दवा इलाज का जो खर्चा होगा 5 लाख तक का, गरीबों का कौन उठाएगा? ये सरकार उठाने वाली है। Benefit of scheme are portable across the country, and beneficiary covered under the scheme will be allowed to take cashless benefit from any public or private impaneled hospital across the country। मतलब समझो, इसका पैसा नहीं देगी सरकार तुमको, तुम 5 लाख तक का कहीं पे भी हेल्थ स्वास्थ्य सेवा पा सकते हो पूरे देश के अंदर कहीं भी, अगर तुम हकदार हो। ठीक है, जैसे कि मेडिकल से तुमको दवाइयां मिल जाएंगी, लेकिन वो जगह पे जाना पड़ेगा जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, पब्लिक या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, मतलब जो कि मतलब जिसको कि चुना गया है सरकार के द्वारा, जो सरकार से रजिस्टर्ड है इस काम के लिए। उसमें अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कहीं और चले जाओगे और कहोगे नहीं हमको यही इलाज कराना है, नहीं, जहाँ अस्पताल है, निर्धारित अस्पताल है, इम्पैनल्ड है, तो वहां पे आपको जाना है। देश के किसी भी हिस्से में हर जगह पे आपको ऐसे अस्पताल मिलेंगे, हर जिले में मिल जाता है ऐसा अस्पताल, और वहां पे आप जाओगे, अगर आप हकदार हो तो आप 5 लाख तक का जो है कि आपका जो भी इलाज का खर्चा होगा वो कौन उठाने वाला है? सरकार उठाने वाली है इस योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना है ये, और ये उज्ज्वला, उज्ज्वला देखते हैं भाई, सिलेंडर वाला। इसके आगे पहले ये देख लो, प्रधानमंत्री सामान निधि योजना, ये क्या है? इस स्कीम के अंदर, योजना के तहत, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर, SMFS इसी का नाम है, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर, आर गिवन रुपीज 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच, विच इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज, जो हकदार हैं, तो थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब देखो भैया, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सामान निधि योजना है, इस योजना के तहत जो छोटे मोटे मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, मतलब ज्यादा बड़े नहीं है, उनको 6,000 हर साल दिया जाएगा, और 2-2 हजार का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 3 बार इंस्टॉलमेंट मिलेगा 2-2 हजार का, और वो डायरेक्टली दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का मतलब होता है, ये डीबीटी का मतलब होता है ये, यानी कि जो हकदार उसको डायरेक्ट उसके खाते में ये पैसा जाएगा। द स्कीम हेल्प SMFS, SMFS का मतलब स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर, तो ये इनको मदद करेगी किसानों को इन प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग का मतलब खरीद पाएंगे, वेरियस इनपुट्स जैसे खाद पानी वगैरह खरीद पाएंगे, और इंश्योर कर पाएंगे प्रॉपर क्रॉप हेल्थ के, हमारा जो उनका जो क्रॉप है, अनाज है, उसका हेल्थ अच्छा रहे, एंड अप्रोप्रिएट यील्ड, और सही से वो जो है उपज हो, एंड देयर बाय ऑगमेंट देयर इनकम, और फिर जो है कि वो अपना इनकम कर पाएंगे। द स्कीम विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। अब भाई खाद पानी लेना है, या मान लो कि अगर ड्राइनेस हो गया तो समरसेबुल से पानी डलवाना है, 1 बीघा खेत में पानी डालने का हमारे यहाँ अभी चल रहा है 900 रुपया, 1 बीघा खेत का, कि 1 बीघा खेत अगर भरेगा पानी से वो पंपिंग सेट लगा के, तो 900 रुपया लेगा वो। अब तुम ही सोचो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि 2-2 हजार रुपया हर 3-3 महीने पे मिलेगा, तो ये जो है किसी मनी लेंडर वगैरह के हाथों में नहीं जाएंगे, पैसे जो उधार देते हैं उनके हाथों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सिलेंडर वाली योजना है, उज्ज्वला योजना। अंडर दिस स्कीम 5 करोड़ LPG कलेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला कनेक्शन मिलेगा
टू बिलो पॉवर्टी लाइन, जो है गरीबी रेखा से नीचे है उनको मिलेगा। द स्कीम प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू द बीपीएल हाउस होल्ड। इस योजना के अंदर एक वित्तीय सहारा भी मिलेगा 1600 का हर एक एलपीजी कनेक्शन वाले को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। Providing LPG connection to BPL household will ensure universal coverage of cooking gas in the country। मतलब हर किसी को भैया कुकिंग गैस मिल जाए, वैसे भी यार धुएं में जलती रहती हैं महिलाएं। Beside this scheme will empower women, और इससे जो है कि औरतें जो है कि सशक्त होंगी, प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने हेल्थ को सुरक्षित रखेंगे। एंड रिड्यूस ड्रजरी, अब इसका जो मतलब होता है कठिन परिश्रम से बचेंगे। एंड द टाइम स्पेंट ऑन कुकिंग, और जो वक्त लगता है खाना बनाने में उससे भी बचेंगे। भाई पता चलता है कि वो जंगल झाड़ियों में पहले लकड़ी चुनने जाएंगे, घंटों लकड़ी चुन के आएंगे, फिर आग लगाएंगे, उसके बाद उस पर खाना बनाएंगे। अब क्या है, सिलेंडर मिल गया सरकार की तरफ से और लाइटर दबाया और जो है कि तुरंत स्टोव पे चालू किया, खाना बनाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण मतलब गांव वाले यानी हाउसिंग फॉर ऑल, इसका क्या उद्देश्य है, हर किसी को घर। अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउस टू ऑल हाउसलेस एंड दोज हाउसहोल्ड हु आर लिविंग इन डिलैपिडेटेड हाउसेस। मतलब समझाते हैं अभी। इस योजना के अंदर आपको पैसे से सहारा दिया जाएगा ताकि आप बनवा सके अपना पक्का मकान, जिनके पास घर नहीं है या फिर जिनके पास घर है लेकिन वो घर कैसा है, डिलेपिडेटेड, पुराना है, खिन्न छिन्न है यानी टूटा फूटा है। द कॉस्ट ऑफ असिस्टेंस इज टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट in the ratio of 60:40 in plain areas and 90:10 for north east and hilly areas। मतलब समझो जो पैसा तुमको दिया जाएगा, मतलब वो जो गरीब को दिया जाएगा मकान बनाने के लिए, इसका बोझ कौन उठाएगा, केंद्र सरकार 60 रुपया उठाएगी 100 रुपया में से, तो स्टेट गवर्नमेंट 40 रुपया उठाएगी 100 रुपया में से। प्लेन एरियाज यानी समतल जमीनों की बात हो रही है, और 90% खर्चा कौन उठाएगा, केंद्र सरकार, और 10% खर्चा उठाएगा स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के साइड में या फिर जहां पहाड़ियों पे मकान बनने हैं। The assistance given to each beneficiary in the scheme is rupees 1,20,000 in plain areas and rupees 1,30,000 in the hilly areas, hilly state difficult area integrated action plan IAP for selected tribal and backward district। अब यहाँ पे 1,20,000 मिलेगा, समतल जमीन वाले हैं, 1,30,000 जहाँ पे जो है जमीन थोड़ी सी दिक्कत वाली है वहां पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान भी है फॉर सेलेक्टेड, किसके लिए, कुछ चुने हुए ट्राइबल यानी कि वो कबीले वालों के लिए, और जो बैकवर्ड जिले हैं उनके लिए। द बेनिफिशियरी इज एंटाइटल्ड टू 90 days of unskilled labor from मनरेगा एंड कैन अवेल अ लोन अप टू 70,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है जिसको मिलना है, लाभार्थी बोलते हैं ना बेनिफिशियरी को, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है वो हकदार है किसका, कि 90 दिन का अनस्किल्ड, मतलब किसी में कुशल ना हो तो वैसा उसको जो है कि रोजमर्रा वाला जो है अनस्किल्ड लेबर श्रम मिलेगा मनरेगा से, मतलब काम कर सकता है और काम करते हुए लोन ले सकता है 70,000 रुपए तक का अपने मकान को बनाने के लिए। These houses will be equipped with facilities, और ये जो घर बनेंगे ना इनके, इसमें टॉयलेट होगा, एलपीजी कनेक्शन भी होगा, बिजली भी होगी और ड्रिंकिंग वाटर भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखो साइन है उसका सिंबल। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ये 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर ऑल खरीफ क्रॉप एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप। तो दो तरह के क्रॉप होते हैं, गर्मी वाला होता है एक, आपका ये जाड़े वाला होता है, एक आपका बरसात वाला। तो यहाँ पे जो वो दोनों तरह के क्रॉप है ना, यानी एक तो आपका गेहूं हो गया, एक तो आपका चावल हो गया, मतलब इस आमतौर पे समझो तो यहाँ पे इस स्कीम में जो फार्मर किसान है वो उनको एक प्रीमियम देना होगा 2% का, ठीक है, खरीफ क्रॉप के लिए 1.5% का रबी क्रॉप के लिए। एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब यहाँ पे जो कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापार करने के लिए जो वो उगाते हैं यानी खरीद फरोख्त के लिए, जैसे कॉफी हुआ, टी हुआ, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप मतलब बागवानी वगैरह वाला क्रॉप हुआ, फार्मर ऐसे में 5% देंगे।
The remaining share of premium will be borne equally by center and respective state government. और 5% के अलावा जो बाकी बचा 95% है समझो, वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बराबर बराबर जो है उठाया जाएगा वो बोझ। अंडर PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, there is no upper limit on government subsidy and even if balance premium is 90%। तो कोई इसके अंदर ना अपर लिमिट नहीं है गवर्नमेंट की सब्सिडी के ऊपर, अगर बैलेंस प्रीमियम का 90% हो तब भी इट विल बी बॉर्न बाय गवर्नमेंट, सरकार ही उठाएगी खर्चा, है ना, प्रीमियम का। द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड फार्म लेवल असेसमेंट फॉर लोकलाइज्ड calamities including hailstorm, unseasonal rain, landslide and inundation। अब ये जो योजना है इसमें जो है कि वो किसानी लेवल पे आपको जो है कि मदद भी दी जाएगी। लोकलाइज्ड कैलेमिटीज यानी कि लोकल में अगर कोई कैलेमिटी वगैरह आपदा आ गई जिसमें कि यानी ओले वगैरह आ गए, बिना मौसम बारिश हो गई, कहीं जमीन वगैरह खिसक गई, इन्यूडेशन का मतलब होता है सैलाब वगैरह आ गया, तो ऐसे में भी आपको मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखो क्या क्या है, देखते रहना। जनधन योजना अभी आ रहा है। A social upliftment scheme called Jan Dhan Yojana was announced by the Prime Minister नरेंद्र मोदी on August 15, 2014। तो सामाजिक रूप से आपका उद्धार करने के लिए आया था जन धन योजना, और ये अनाउंस किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को। अंडर द स्कीम, इस योजना के तहत बैंक अकाउंट हैव बीन ओपन्ड फॉर द पुअर, गरीबों को खाता खुलवाना था। ईच अकाउंट हैज अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000 एडिंग टू 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल अंडर द अकाउंट। तो 30,000 तक का जो है कि यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर था, इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता, जो कि ऑलरेडी इस अकाउंट के खोलने के साथ आपको मिलता। हाँ, इसमें सम्मिलित है। The account is accompanied with a रुपए enabled डेबिट कार्ड, तो इसमें डेबिट कार्ड भी मिलेगा आपको रुपए वाला। This scheme is aimed at improving the life of millions of India's poor by bringing them into financial mainstream and freeing them from the clutches of moneylender while giving them the benefit of insurance cover। अब इस योजना के तहत क्या होगा, जिंदगी लाखों करोड़ों लोगों की जो गरीब हैं वो बेहतर होंगी, और वो वित्तीय मेन धारा में आएंगे। मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा से जुड़ेंगे जो वित्तीय है, और वो आजाद होंगे कब्जे से, मनी लेंडर वगैरह के। क्योंकि क्या होगा, ऐसे में उनको इंश्योरेंस कवर वगैरह मिलेगा, तो उनको किसी के पास उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The government has launched various programs such as Integrated Rural Development Program, Rural Landless Employment Guarantee Program to help the poor। अब गरीबों के उद्धार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चले। इंटीग्रेटेड मतलब एकाकृत प्रोग्राम चला रूरल डेवलपमेंट का, यानी गांव के विकास का। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि जो रूरल हैं, गांव के लैंडलेस हैं, उनको क्या मिलेगा, काम मिलेगा, ताकि जो है गरीबों की मदद हो। The Mahatma Gandhi National Rural Employment Act 2005 seeks to provide 100 days of guaranteed wage employment to rural household। तो यहाँ पे जो आपका ये मनरेगा है 2005 वाला, वो क्या कहता है कि भाई 100 डेज का गारंटीड जो है आपको काम मिलेगा, किसको, जो गरीब है। वो सॉरी गरीब नहीं कहेंगे यहाँ पे, तो बस रूरल हाउस होल्ड लिखा है, यानी कि गांव के लोग हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल मैटर, राजनीतिक, शासनिक और जो है वैधानिक मामले। पंचायती राज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द रिमोटेस्ट विलेजेस टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज वगैरह बना के रखा गया है भाई दूर से दूर गांव के अंदर भी, ताकि बढ़ावा दिया जाए विचारों को। कौन सा विचार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब कि अपने में ही वो गवर्नेंस कर सके गांव वाले। इन व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव, फ्री लीगल एड has been provided to those people who themselves cannot engage lawyer। This has been done to ensure equal justice to all। फ्री लीगल एड यानी कि वो उनको जो है कि वकील वगैरह मुहैया कराया जाएगा, है ना, जो है कि उनको जो है वैधानिक रूप से उनकी मदद की जाएगी, जो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉयर वगैरह को। इन ऑर्डर टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर, और ये इसलिए कराया जाएगा ताकि सबको भाई बराबर का अधिकार मिले। अब दो लोग हैं, एक आदमी के पास वकील है, एक के पास नहीं है, तो क्या होगा बताओ। अब दूसरा वाला कैसे, तो यहाँ पे मतलब मिलता है, जो जेल में उनको भी मिलता है भाई कि वो अपना वकील रख सके, सरकारी वकील कहते हैं उसको, मिलेगा वो।
इन ऑर्डर, अगर मतलब औकात नहीं है तो, इन ऑर्डर टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर, कि कोई जो है मनमाना काम ना करे, पावर मिसयूज ना करे, देयर इज नाउ अ कंप्लीट सेपरेशन, सेपरेट पूरी तरह से जो है बिल्कुल पृथक है आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंडिया इज अपोज टू कॉलोनिज्म एंड रेसिलिज्म एंड हैज हेल्प्ड मेनी कंट्रीज टू विन देयर फ्रीडम। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा जो है इसको बढ़ावा देता है हमारा देश, और अपोज करता है, बिल्कुल मुखालिफ है कॉलोनियलिज्म के, जैसा हमारे यहाँ ब्रिटिश वाले करके गए थे, और रेसलिज्म के, मतलब वही रेस के हिसाब से पक्षपात करना, और बहुत ही मदद किया है दूसरे देशों को भी हमारे हिंदुस्तान ने कि वो अपनी आजादी पा सकें। इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अपार्थीड। तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था उसके खिलाफ जो है कि इंडिया ने जो है सपोर्ट किया था। अपार्थीड का मतलब होता है भाई रंग भेद हुआ था ना, काला गोरा वाला। इंडिया इज लॉ अबाइडिंग, यानी इंडिया में क्या है कि ना कानून से आप बंधे हो। इट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून का ये सम्मान करता है। इट हैज स्टूड फॉर सेटलमेंट, ये खड़ा हुआ है सेटलमेंट के लिए, किसके? इंटरनेशनल इश्यूज, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी बातचीत और समझौते से। इंडिया होल्ड्स द पॉलिसी ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट, इंडिया क्या होल्ड करके रखता है कि भैया हमको पूरा उस नीति पे भरोसा रखना है कि पूरी तरह से डिसआर्मामेंट हो जाए, यानी कि त्याग दिया जाए। क्या चीज? यही बम बारूद वगैरह, गोला वगैरह। एंड हैज बीन फर्मली, मजबूत है, अगेंस्ट ऑल अटेम्प्ट, सारे अटेम्प्ट के, ऑफ सम पावरफुल कंट्रीज फॉर पार्शियल डिसआर्मामेंट, कि कुछ पावरफुल कंट्रीज हैं जो कर रही हैं क्या? पार्शियल, मतलब कि थोड़ा बहुत, मतलब आधा ही कर रही हैं डिसआर्मामेंट, मतलब कम। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।